नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। भ्रष्ट गवर्नेंस का देश की छवि और विकास पर असर। दैनिक भास्कर। नैतिकता के सवाल पर दोहरे मापदंडों को पहचानना जरूरी। पवन के वर्मा। कटघरे में अदाड़ी। दैनिक जागरण। चिकित्सकों की कमी सुनिश्चित की जाए, बच्चों की सुरक्षा। क्षमा शर्मा। प्रक्रिया के बंदी। बिजनेस स्टैंडर्ड। मणिपुर में हिंसा और पूर्वोत्तर की राजधानी अदिति फडणवीस। संकट और जिम्मेदारी जनसत्ता। जुए का जाल। समावेशी विकास की चुनौतियां। आतिफ रब्बानी। बैकफुट पर कनाडा। राष्ट्रीय सहारा। सतर्कता है जरूरी। कनाडा की सफाई हिंदुस्तान। आबो हवा की सफाई में मददगार नहीं कृत्रिम बारिश। पंकज चतुर्वेदी। अब संपादकीय विस्तार से। भ्रष्ट गवर्नेंस का देश की छवि और विकास पर असर। दैनिक भास्कर। सवाल किसी उद्योगपति के व्यापार करने की नैतिक अनैतिक तरीके का नहीं है। उद्योगपति अदानी के खिलाफ अमेरिका में अभियोग के मूल में है अपने ही देश के कई राज्यों के अधिकारियों को घूस देकर और सौर ऊर्जा क्रय का कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप। आज एआई के प्रयोग और सेमीकंडक्टर उद्योगों को अपने यहाँ लगाने के लिए भारत दुनिया को निमंत्रण दे रहा है। विदेशी पूंजी निवेश देश की अंतर संरचना के विकास में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जब चीन से मुंह मोड़कर दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। ऐसे में गवर्नेंस की भ्रष्ट छवि गहरा और दीर्घकालिक आघात पहुंचा सकती है। इस खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत में राजनीतिक वर्ग और अफसरशाही की दृष्टि उद्यमियों के उद्योग लगाने से ज्यादा उनके पैसे पर रहती है। गवर्नेंस की छवि पहले भी खराब रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में वर्ष 2023 में भारत लगभग 180 देशों में 93 स्थान पर पाया गया। एक साल पहले मुकाबले 7 पायदान और नीचे। यहाँ तक कि इस इंडेक्स पर भारत दुनिया के ही नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के औसत से भी नीचे रहा। ताजा घटना के बाद न केवल देश के स्टॉक मार्केट पर दुनिया के निवेशकों का भरोसा घटेगा, बल्कि भारतीय निर्यात पर भी बुरा असर होगा। नैतिकता के सवाल पर दोहरे मापदंडों को पहचानना जरूरी। पवन के वर्मा। पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक। क्या हम पाखंडियों का समाज है, या थोड़ा और सधे हुए शब्दों में कहें तो क्या हम अपने सार्वजनिक रवैये और निजी नैतिकता के बीच की खाई को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया है, या इससे भी बुरी बात है हम दोनों के अंतर को भूल ही गए हैं। हमारे संविधान के राज्य में नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 47 में सिफारिश की गई है कि सरकार को बढ़ावा न दे, बल्कि जहां नैतिकता का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों के सवाल हो, वहां व्यावहारिक रूप से अपने सेवन पर आरोप लगानी चाहिए। इसके तहत गुजरात ने दोहरे मापदंडों को पहचाने, शराबबंदी लागू की। हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों ने भी इसे लेकर प्रयोग किए और हाल के समय में बिहार ने 2016 में इसे लागू किया। शराब के अत्यधिक सेवन को रोकना प्रशंसनीय है, लेकिन हमारे नेता और जनता दोनों जानते हैं कि शराबबंदी एक अव्यावहारिक समाधान है। इससे बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी बढ़ती है, शक्तिशाली शराब माफिया पैदा होते हैं, प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जहरीली और अवैध शराब की बिक्री बढ़ती है और राज्य को जरूरी संसाधन नहीं मिल पाते। फिर भी ऐसे नीति पर दिखावटीपन जारी है। मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं जो सार्वजनिक रूप से नींबू पानी पीते हैं और निजी तौर पर स्कॉच। बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है और इसमें खुद अधिकारियों की संलिप्तता मानी जाती है। नतीजा यह है कि शराब के दुरुपयोग के खिलाफ जरूरी नीतिगत उपायों को गंभीरता से लागू किया जाता है। शाकाहार हमारा एक और नैतिक चलन बनता जा रहा है। हालांकि सर्वे बताते हैं कि हिंदुओं में भी 52 से 56% मांसाहारी हैं। भारत में गोमांस पर सभी राज्यों में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में उचित ही गौहत्या पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि हमें भैंस के मांस कैरा बीफ के निर्यात के सामने कमाने में ऐतराज नहीं है, जिसके हम दुनिया के दूसरे बड़े निर्यातक हैं। कटघरे में अडानी। दैनिक जागरण। एक अमेरिका अदालत में जाने माने कारोबारी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारत में ऊर्जा आपूर्ति का अनुबंध हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने और अमेरिका निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में लगाए। वे सनसनीखेज है तो है ही, अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ाने वाले भी हैं। चूंकि आरोप गंभीर है, इसलिए केवल यही नहीं देखा जाना चाहिए कि अमेरिकी अदालत अंततः किस नतीजे पर पहुंचती है, बल्कि भारत में इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। यह जांच न केवल निरक्षीर ढंग से
होनी चाहिए, बल्कि ऐसे होते हुए भी दिखनी चाहिए। हाल के समय में यह दूसरी बार है जब अदानी समूह किसी विवाद में फंसा और उसके चलते शेयर बाजार लड़खड़ाया। इसके पहले अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर शेयरों में हेरा फेरी के आरोप लगाए थे, जिसके चलते उससे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। अदानी समूह इस नुकसान से उबर ही रहा था कि अमेरिकी अदालत की पहल में उसने कटघरे में खड़ा कर दिया। इस कार्रवाई ने अदानी समूह की खाद पर पट्टा लगाने का काम नहीं किया, बल्कि ये गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में राजनीतिक रसूख और रिश्वत के जरिए ठेके हासिल करना आसान है। दावा कुछ भी किया जाए, तथ्य यही है कि अपने देश में छोटे बड़े कारोबारी समूह नेताओं और नौकरशाहों को अपने प्रभावों में लेकर मनचाहे सौदे करने में सफल रहते हैं। इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल अपने दामन को पाक साफ नहीं कह सकता। चिकित्सकों की कमी। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा पीएमएस सर्वग संवर्ग के सेनावृत्ति चिकित्सकों से 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर काम करने का प्रस्ताव हर सरकार ने उन्हें पुनः नियुक्ति देने का रास्ता जरूर निकाल लिया है, लेकिन इस समस्या के वास्तविक समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता। स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है और शिक्षक भी निजी प्रैक्टिस और कारपोरेट अस्पतालों को अधिक महत्व दे रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा सरकारी अस्पतालों के नींव पर ही खड़ी हुई है और गरीबों एवं वंचितों का सबसे बड़ा सहारा भी वे ही है। सरकारी अस्पतालों में लगातार रोगियों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए भी जरूरी है कि वहां संसाधन सुलभ कराए जाएं। विशेष तौर पर चिकित्सकों के सभी पद भरे ही जाने चाहिए। इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने पूर्व में चिकित्सकों की सेनावृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 कर दी थी और उनसे आगे भी काम लिया जा सके, इसके लिए उन्हें पुनर्नियोजित कर संविदा पर 70 साल तक काम लेने का विचार किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई समस्या गंभीर होती जा रही है तो उसके मूल कारण को खोजकर समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में चिकित्सकों के 18,500 पद सृजित हैं, जिसमें 7,000 पद रिक्त हैं। ऐसा क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके जवाब के लिए सरकार को एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेने वालों के बीच ही जाना होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़कर वहां के संसाधनों का उपयोग कर डॉक्टर बनने वालों की समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए। कारपोरेट चिकित्सा संस्थानों में उन्हें अधिक पैसा जरूर मिल रहा है, लेकिन गरीबों और लाचारों के प्रति भी उन्हें अपने कर्तव्य को समझना होगा। सुनिश्चित की जाए बच्चों की सुरक्षा। क्षमा शर्मा। पिछले दिनों गाजियाबाद से खबर आई कि नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची का बस के चालक, परिचालक और सहायक ने यौन शोषण किया। स्कूल अधिकारियों को जब पता चला तो तीनों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर केस दर्ज कराया। बच्ची के परिवार वालों ने केस दर्ज नहीं कराया था। दूसरे बच्चों के माता पिता ने जब तक इस बात की सूचना मिली तो उन्हें स्कूल से बाहर विरोध प्रदर्शन किया। खबर के अनुसार बच्ची उस वक्त बस में अकेली थी। सवाल यह है कि इतनी छोटी बस में अकेली क्यों थी? उसके साथ स्कूल की कोई महिला कर्मचारी क्यों नहीं थी? हाल में उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस तरह की मांग की थी कि सभी स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मचारियों का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में तो अधिकारियों ने इस तरह की व्यवस्था भी कर दी है कि स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड या महिला शिक्षक का होना जरूरी है। ध्यान रहे कि निर्भया कांड के बाद दफ्तरों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया गया था कि रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ दफ्तर का कोई कर्मचारी अवश्य होगा और वह सुनिश्चित करेगा कि महिला या लड़की अपने घर सकुशल पहुंच जाए। आखिर ऐसा नियम स्कूल बसों पर लागू क्यों नहीं है? छोटी बच्चियां तो यौन अपराध को समझ भी नहीं सकती। उनके दिल में ऐसी घटनाओं के प्रति इतना भय बैठ जाता है कि कई बार उसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस उन बच्चियों की काउंसलिंग कराती है जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ होता है। चिंता की बात यह है कि ऐसी खबरें लगातार आती रहती है। रतलाम में एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ स्कूल के ही कर्मचारी ने नाबालिग लड़के ने यौन अपराध किया। ठाणे में एक स्कूल के ही एक कर्मचारी ने 2 बच्चियों के साथ यौन अपराध किया। नोएडा के एक नामी स्कूल में भी छोटी बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। इन सभी मामलों में बच्चों के माता पिता स्कूल में विरोध करने भारी संख्या में पहुंचे। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2022 में बच्चों के प्रति अपराधों में 26% की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सबसे अधिक 7400, मुंबई में 3178, बेंगलुरु में 1578 और जयपुर में सबसे कम 748 दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में ऐसे मामलों में
46% तक बढ़ोतरी देखी गई। इन दिनों मोबाइल पर पोर्न सहज उपलब्ध है। भारत में इसे देखने वाले भी बहुत छोटे हैं। बच्चों के साथ बनाई गई ऐसी फिल्मों को भी देखने वाले लोग हैं। भारत सरकार भले ही इस तरह के पोर्न पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन इंटरनेट के जमाने में कहीं न कहीं इसे खोज ही लिया जाता है। यौन अपराधों में पोर्न की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। जब से हर एक के हाथ में स्मार्टफोन आया है, ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले मुंबई में 2 बच्चों ने 5 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म किया था। ऐसे में बच्चियां क्या करें, वे कहाँ जाएं, स्कूल ना जाएं, ना बस ना खेल की जगह सुरक्षित है। कई बार तो कामकाजी माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए जिन सहायकों को रखते हैं, बेबी बच्चों के साथ अपराध करते पाए जाते हैं। यदि मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं तो समाज में कौन सुरक्षित रह सकता है। प्रक्रिया के बंदी बिजनेस स्टैंडर्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान दिवस के उस दिन विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने अपराध की अधिकतम तय सजा का 1/3 हिस्सा जेल में काट लिया है। यह देश की भीड़ भरी जेलों में जगह बनाने का नेक प्रयास है, परंतु काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जेल अधिकारी 1 सप्ताह से भी कम समय में सूची संकलित करने और उसे तैयार करने पर निर्भर करेगा। यह बहुत भारी काम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मुताबिक देश की जेलों में बंद कुल कैदियों में 75% विचाराधीन है। 2017 में अब तक इनमें 41% का इजाफा हुआ है। विगत 19 वर्षों से जेल में भीड़ कम कराने के प्रयास के बावजूद ऐसे हालात बने हुए हैं। कुल मिलाकर कानूनों और अदालतों का रुख प्रगतिशील रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था की धारा 479 में पिछले कानून के प्रावधानों को दोहराया गया और पहली बार अपराध करने वालों को अपनी सजा का 1/3 समय जेल में गुजार चुके होने के बाद जमानत पर रिहा करने की इजाजत दी गई है। धारा जेल अधीक्षकों को भी यह अधिकार देती है कि अगर किसी विचाराधीन कैदी की सजा की आधी या 1 तिमाही अवधि बीत चुकी है तो वह न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 779 को उन मामलों अतीत की तिथि को लागू किया गया है जहां मामले पहली बार अपराध करने वालों से जुड़े हैं। यह कानून 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हुआ। न्यायालय में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी आदेश दिया गया कि वे 2 महीनों के भीतर हलफनामे देकर उन विचाराधीन कैदियों को ब्यौरा दे जो धारा 779 के तहत पात्रता रखते हैं। अक्टूबर तक 36 में से केवल 19 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। मणिपुर में हिंसा और पूर्वोत्तर की राजनीति। अदिति फडणवीस नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के पार्टी अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीति सरकार के समर्थन वापस ले लिया। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 32 विधायक हैं। 7 विधायकों वाली एनपीपी के पीछे हटने से पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। विशेष बात यह है कि एनपीपी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की तर्ज पर बनाए गए राजनीतिक मोर्चे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अलग नहीं हुई है। पार्टी उन गठबंधन सरकारों में भी बनी साझेदार है जिनमें भाजपा शामिल है। मणिपुर में एनपीपी अध्यक्ष कोनराड संगमा की मांग है कि भाजपा एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए तो वह सरकार को दोबारा समर्थन देने के लिए तैयार है। भले ही संगमा सरकार को हटने से अपने दिल की आवाज पर उठाया गया कदम बता रहे हो, लेकिन इसमें भी राजनीति और स्वार्थ झलकता है। मणिपुर में जिरीबाम जिले में हिंसा की हाल में घटनाओं में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। मणिपुर में लगभग 50% आबादी मैतेई समुदाय की है। मणिपुर में होने वाली घटनाओं पर असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में संज्ञान लिया गया है। सभी चाहते हैं कि हिंसा रुकनी चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर मतभेद है कि यह काम किस प्रकार अंजाम दिया जाए। हथियारों से लैस उग्रवादी समूह क्षेत्र में सभी सरकारों के लिए संकट का सबब बने हुए हैं, लेकिन संगमा के अध्यक्ष समक्ष दोहरी चुनौती है। हिंसा की बढ़ती घटनाओं के विरोध में अपनी पार्टी और स्वयं के हितों के लिए कुछ भी निर्णय लेते समय उन्हें अपने वोट बैंकों को ध्यान में रखना चाहिए होगा। लेकिन वर्ष 2007 में 2012 तक मणिपुर में पुलिस महानिदेशक एन बीरेन सिंह ने नेतृत्व पहली सरकार में मंत्री रहे और अब एनपीपी के उपाध्यक्ष बाई जय कुमार जैसे नेताओं का मानना है कि भाजपा फडणवीस उनकी पार्टी गर्त में चली जाएगी। संकट और जिम्मेदारी। जनसत्ता
दुनिया भर में जलवायु पर मंडराते संकट का दायरा इतना व्यापक और गंभीर है कि विश्व के सभी देश चिंतित और मिल बैठकर इसका समाधान निकालना चाहते हैं। इस मकसद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु सम्मेलन होते रहते हैं, मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि दशक के हर वर्ष आयोजित सम्मेलन में ज्यादातर देशों की हिस्सेदारी बावजूद अब तक ऐसा कोई खाका सामने नहीं आ सका है जिससे जिम्मेदारी और जवाबदेही के मसले पर एक न्यायपूर्ण दृष्टि अपनाई जाए और उन सभी देशों की सहमति बने। नतीजतन जलवायु संकट पर आयोजित सम्मेलनों के बाद अब कोई ठोस प्रारूप सामने नहीं आ सका है। इस मसले की गंभीरता को समझने और अस्वीकार करने के बावजूद ज्यादातर देशों के बीच मतभेद और अपनी जवाबदेही से दूर भागने की प्रवृत्ति क्यों बनी हुई है। जब भी इस समस्या के दायरे और इसकी जिम्मेदारी लेने की बात उठाई जाती है तो विकसित देशों की ओर से आखिर किन वजहों से कार्बन उत्सर्जन को मुख्य सवाल बनाने की कोशिश होती है। वही इन्हीं वजहों से गुरुवार को भारत को यह स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि हम विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त से ध्यान हटाकर उत्सर्जन में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के विकसित देशों के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। यह छिपा नहीं है कि विकासशील देशों में अभी विकास किस स्तर की चुनौतियों से गुजर रहा है, जबकि विकसित देशों में संसाधनों और सुविधाओं के उपभोग की स्थिति है कि जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर अक्सर वही कटघरे में खड़े पाए जाते हैं। विकसित देशों से जलवायु बड़े खतरे को लेकर चिंता है तो जरूरत इस बात की है कि इस समस्या की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर थोपने के बजाय वे खुद आगे आकर इसके ठोस हल का रास्ता निकालने में अपनी भूमिका तय करें। जुए का जाल। कुछ मशहूर खिलाड़ी और जानी मानी हस्तियों ने गेमिंग ऐप का जिस तरह भ्रमित कर देने वाला प्रचार किया है उसके बुरे नतीजे साफ दिखने शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में नए तौर तरीके से सट्टेबाजी हो रही है और इसके शिकार हो गए हैं किशोर और युवा। ऑनलाइन गेम की लत उन्हें इस जुए के जाल में फंसा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में नर्सिंग की एक छात्रा ने सट्टेबाजी में बड़ी रकम गंवाने के बाद जो किया वह अकेली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले अलीगढ़ में भी एक लड़के ने ऐसी सट्टेबाजी में हजारों रुपए बर्बाद करने के बाद अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी। झांसी में ठोड़ी फतेहपुर में छात्रा ने भी दोस्तों के साथ मिलकर वही कहानी दोहराई और अपने परिजनों से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दरअसल आजकल ऑनलाइन सट्टेबाजी का चस्का जिस तरह लोगों को लगा है वह कई भारतीय परिवारों के लिए परेशानी का सबक बन गया है। झांसी का मामला ऐसी घटनाओं की एक कड़ी भर है। ऐसे हजार युवा होंगे जो रोज लाखों रुपए गंवा रहे होंगे और जिन पर किसी की नजर नहीं जा पाती। समावेशी विकास की चुनौतियां। आतिफ रब्बानी। पिछले एक दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी सम्मानजनक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की कई मंजिलें तय की हैं। इसमें व्यवस्थित तरीके से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का स्तर वर्ष 2020 के मुकाबले 20% अधिक हो गया है। दुनिया की कुछ ही अर्थव्यवस्था है जिन्हें ऐसी समृद्धि को बरकरार रख पाने में कामयाबी पाई है। एक आकलन के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 के लिए आशावादी है। व्यापक और समावेशी विकास की उम्मीद की जा रही है। रिसाव की यह मान्यता पिछली सदी के 1970 के दशक से खास लोकप्रिय हुई। 1980 के दशक में अमेरिका में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की आर्थिक नीतियां इसी मान्यता के असर में तैयार की गई थी कि कौरव तल की अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में ट्रिकल डाउन नाम की कोई बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं रहा। अब इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हास्य कलाकार बिल रोजर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने के लिए किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में संपत्ति कर सृजन कराने वाले कारोबारी वर्ग को कर आदि में रियायतें देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री का कहना था कि इस कदम से अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, दानट्य वर्ग और व्यापारियों के उद्योग और व्यापार में सुगमता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए। कॉर्पोरेट करों में कटौती समेत कई प्रोत्साहन दिए गए। बैकफुट पर कनाडा राष्ट्रीय सहारा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी नासमझी और शरारतपूर्ण रवैये के कारण एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने शर्मसार होना पड़ रहा है। भारत सरकार के कड़े विरोध के बाद उनकी सरकार को बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि खालिस्तानी सरकार को
कि आतंकवाद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की किसी तरह की भूमिका नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कनाडा ने द ग्लोबल एंड मेल में प्रकाशित उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत के शीर्ष नेतृत्व का हाथ। 18 जून 2023 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी निज्जर की हत्या कनाडा के सरे स्थित एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर की गई थी। भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की मीडिया हमेशा से विषमन करती रही है। पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका और पश्चिमी देशों की मीडिया में भारत विरोधी दुष्प्रचार का दौर शुरू हुआ था। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट और टाइम मैगजीन जैसी पत्रिकाओं के आतंकवादियों की हत्या के लिए भारतीय एजेंसियों को दोषी ठहराया था। भारतीय मीडिया में आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर एक प्राय जैसी राय है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के हत्या को लेकर प्राय एक जैसी राय है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो को समीक्षक भी ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हैं। जस्टिन ट्रूडो को यह समझना होगा कि उनकी नासमझी और शरारत के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों से कनाडा और भारत के रिश्तों में तल्खी आई है। एक महीना पूर्व कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और कुछ राजनीति पर निज्जर की हत्या के मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया था। उसके बाद से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण चल रहे थे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट से कह दिया है कि कनाडा सरकार अगर इस तरह का भारत विरोधी अभियान चला रही है तो दोनों देशों में रिश्तों में और तल्खी आएगी। कनाडा सरकार भारत विरोधी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानती है जो कि पूरी तरह गलत है। मोदी सरकार के तेवरों से स्पष्ट है कि भारत अब इन शरारतपूर्ण कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आगे देशों को रिश्तों के निर्भर करेगी। कनाडा अपने खालिस्तानी तत्वों के बारे में रवैया अपनाता है। सतर्कता है जरूरी। देश में डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी के बढ़ते फ्रॉड को देखते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय के ही आईसी विंग के निर्देश पर 17,000 मेटा माइक्रो ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। ये नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस व थाईलैंड से एक्टिव थे। गृह मंत्रालय ने जांच में पाया कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले लाइसेंसों के इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजिटल रिकॉर्ड का ठिकाना यही देश है। जब पैसे को दुबई तथा वियतनाम में एटीएम के जरिए निकाला जाता है तो लोगों के ऑनलाइन कंप्लेंट चेक करके चेक रिपोर्ट सस्पेक्ट पर दर्ज कराई थी। कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार में बैठे अपराधी भारतीय नंबर वाला सिम कार्ड अपने एजेंटा के माध्यम से मंगाते हैं। कंबोडिया व म्यांमार भेजे गए 45,000 सिम कार्डों को भारतीय एजेंसियों ने निष्क्रिय किया है। ऑनलाइन स्कैम व अन्य अवैध गतिविधियों में भारतीयों की भी मिलीभगत पाई गई है। कंबोडिया में नौकरी के अवसरों में लोभ में झूठे वादों के चक्कर में आकर भारतीय नागरिक तनाव तस्करी के जाल में भी फंसते पाए जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का नया तरीका है। इसमें सीबीआई, ईडी का अधिकारी या पुलिस अधिकारी के तौर पर अपना परिचय देकर ऑडियो वीडियो कॉल के मार्फत पीड़ितों के जाल में फंसाया जाता है। उन्हें धमकियां देकर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कराया जाता है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए स्कैमर्स सोशल इंजीनियरिंग की मदद लेते हैं। बदनामी के डर या मौका उड़ाए जाने से भयभीत पीड़ित आमतौर पर ठगी की शिकायतें भी करने से अचकाते हैं। बीते 10 महीनों में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर स्कैमर्स ने 21,000 करोड़ रुपए की ठगी की है। जनवरी-अक्टूबर के दरमियान 92,000 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सरकार ने साइबर फ्रॉड के लिए नेशनल हेल्पलाइन जैसे नंबर जारी करने जैसे कदम उठाए हैं। जरूरत सतर्क रहने की है। ऑनलाइन कॉल को काटने, ब्लॉक करने और जरूरत पड़ने पर उसकी शिकायत करने को आदत बनाना होगा। कनाडा की सफाई। हिंदुस्तान राजनीति में भले ही मनगत आरोप भी लगाए जाते हों पर कूटनीति में ऐसे आरोपों के लिए कोई जगह नहीं होती। कूटनीति में शालीनता और मर्यादा का अपना स्तर होता है जिसकी पालना अवश्य होनी चाहिए। आज के समय में कनाडा अपने वही सक्रिय अलगाववादियों और आतंकियों के बीच में जिस तरह से लगा हुआ है, आगे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां के कुछ अखबार भी आग में घी डालने का काम करने लगे हैं। इसी कड़ी में कनाडा के अखबार ने यह दावा
कर दिया था कि आतंकी नजर को मारने की साजिश में डोभाल और जयशंकर भी शामिल थे। इतना ही नहीं, निंदनीय अपराधी लापरवाही बरतते हुए इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम जोड़ दिया था। जाहिर है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कनाडा सरकार की सफाई नहीं, वह सच्चाई भी सामने आ गई, जिसकी बात विगत कई महीनों से भारत लगातार करता आ रहा है। भारत की इस बात की तस्दीक हुई कि कनाडा केवल संदेह के आधार पर भारत पर आरोप लगा रहा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। कनाडा ने अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिए। विगत महीनों में उसके भारत विरोधी रुख से बहुत तनाव की स्थिति बनी है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं और पढ़ने के लिए भी बड़ी संख्या में वहां छात्र गए हुए हैं। अतः दोनों देशों में संबंध मधुर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। वहां पर भारत विरोधी अलगाववादियों की सियासी साजिश की वजह से कनाडा सरकार लगातार गलत फैसले ले रही है या अपने यहाँ अलगाववाद को जमीन दे रही है। हालांकि यह सूचना सकारात्मक की कनाडा की ताजा सफाई के संबंधों में खटास कम होगी। एयरपोर्ट पर भारतीय छात्राओं के साथ अनावश्यक सख्ती भी घटेगी। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और कनाडा को भारत की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। आबो हवा की सफाई में मददगार नहीं, कृत्रिम बारिश। पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। इस साल सुप्रीम कोर्ट के जाड़े की शुरुआत में से कोई एक महीना पहले ही दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सतर्क कर दिया था, लेकिन दावों और वादों की हकीकत दीपोत्सव के अगले दिन ही सामने आ गई। दिल्ली और एनसीआर यानी गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा आदि हवा को फेफड़े का कैंसर पैदा करने वाले शहर में तब्दील होने से रोकने के लिए आतिशबाजी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने किसी की परवाह नहीं की थी। फिर हरियाणा, पंजाब में पराली न जाने देने के निर्देश भी खुली नाफरमानी दिखी। जिस कृत्रिम बारिश का प्रचार किया जा रहा है उसकी तकलीफ को समझना यह जरूरी है, जिसके लिए विमान से सिल्वर आयोडाइड व कई अन्य रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, जिससे सूखी बर्फ के कण तैयार होते हैं। असल में सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। सूखी बर्फ की खासियत होती है कि इसके पिघलने से पानी नहीं बनता और यह गैस के रूप में लुप्त हो जाती है। वे तो सूखी बर्फ के कणों को चिपक जाते हैं और इस तरह बादल का वजन बढ़ जाता है, जिससे बारिश होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की हवा को जहरीले बनाने में 40% योगदान यातायात के बाधित होने का है। बहुत सी जगह पर सड़कें सकरी हैं तो साल भर में 7,000 से अधिक बार तो सरकारी बसें सड़क पर खराब होती हैं। गौर कीजिए, दिल्ली एनसीआर में हर दिन कोई 1.25 करोड़ वाहन सड़क पर होते हैं तो ये घातक उत्सर्जन कर रहे हैं। कहने को उत्सर्जन शून्य बिजली के वाहन भी सड़कों पर उतार दिए गए हैं, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा कि वाहन टायर की घिसाई से PM 2.5 से छोटे नैनो पार्टिकल व वाहनों में इस्तेमाल की गई बैटरियों से होने वाले अम्ल से उपजे जहर तो सांसों पर सीधी मार सकते हैं। इसका इलाज क्या है?